नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इंडिया व्यू। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगला महीना शुरू हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, आप सभी को पता ही है। लॉकडाउन लगा हुआ है। कई सारे लोग इस महामारी के दौरान परेशान हो गए। मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, लाल रंग की है, पत्थर का बना हुआ है। दरअसल यहाँ से लखनऊ का या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश का रंगमंच जगमगाता है। लेकिन हमें ये बताते हुए एक प्रकार से अफसोस भी है और इसका दुख भी है कि बहुत कुछ हुआ, लोग अपने घरों में रहे, सरकार ने अपने आदेश पारित किए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के बड़े बड़े नियम और कानून बनाए। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे थे जिनकी रोजी रोटी या यूँ कहें कि जिनका जीवन एकदम ठप पड़ गया। उनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई उपचार नहीं था कि वो किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। हम इस समय जहाँ खड़े हैं, ये SNA है, संगीत नाटक अकेडमी। ये उसकी बिल्डिंग है, ये उसका परिसर है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से लोग चढ़ करके ऊपर जाते हैं और यहाँ पर ऑडिटोरियम है, इसमें लोग नाटक देखते हैं। लखनऊ का रंगमंच यहाँ पर होता है। इसके पीछे आप ये देख रहे हैं, कई सारे यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर नाटकों का रिहर्सल होता है। दुखद बात यहाँ पर यह है कि जब से लॉकडाउन हुआ, अचानक से सब कुछ ठप हो गया और यूँ कहें कि जो एक कलाकार था वो कहीं ना कहीं बहुत संशय में था कि वो क्या करे, कैसे करे। हमारे साथ लखनऊ के दो बेहतरीन रंगमंच के दो कलाकार हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान अभी क्या लखनऊ के आर्टिस्टों का क्या हालात है। आपको बता दें, लखनऊ से बहुत सारे कलाकार आज देश में, विदेश में, यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इससे हमारे साथ दो साथी हैं। सर आ जाएं, नाम बताएं अपना। नीतीश भारद्वाज। नीतीश, और एक साथी और हैं, अंकुर सक्सेना। अंकुर सक्सेना। नीतीश और अंकुर जी, पिछले जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 दशक तो हो ही गया होगा। हाँ, एक दशक से ज़्यादा का समय हो गया और इन्हीं सीढ़ियों पे इनका रोज़ का आना जाना, यहाँ पर वो चाय समोसा जो भी एक कलाकार के जीवन में होता है, रंगमंच की सारी तैयारी यहाँ होती है। आप जैसे कि सीढ़ियों पे एक कलर देख रहे हैं यहाँ पर, लाल पीला हरा नीला, यही इनके जीवन का भी एक कलर है और शायद हम ये कह सकते हैं कि हम सब के जीवन का है। हम यहाँ इनसे कुछ बातचीत करेंगे। नीतीश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना का एक काल आया, आर्टिस्टों का जीवन कैसा रहा है? क्या हुआ है उसमें? शुरुआत में तो आशुतोष भाई ऐसा था कि सबके दिमाग में ये बात थी कि लगभग 2-3 महीने में शायद स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद से कंडीशन ख़राब होती गई, रिहर्सल सारी बंद हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आर्टिस्ट के पास भी अब सर्वाइवल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आर्टिस्ट मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ स्टेज की एक्टिंग आती हो या सिनेमा में वो एक्टिंग करता हो या स्टेज से जुड़ा, आर्ट से जुड़ा कोई भी काम करता हो, वो पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उसको मेंटली हुआ है और फाइनेंशियली हुआ है। और फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुआ है वो मेंटली ही आदमी, मतलब सब कुछ ठीक है कि आप ऑनलाइन शो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो थिएटर नहीं है। असली थिएटर वो है ही नहीं। हाँ, कोई भी अपनी बात रखता है ऑनलाइन और उसको समझाता है कि थिएटर में ऐसा किया है, वैसा पेट नहीं भरता ना उससे पेट नहीं भरता है ना, बिल्कुल नहीं भरता है। तो बेसिकली क्योंकि विधा है, ये करत की विधा है, आपको करना होगा। लेकिन अगर आप खाली बैठे देख रहे हो, अगर आपको मतलब कोई गलत बात नहीं है वो कि हमारे पास अगर हमको ऑनलाइन ही देखना है, ऑन स्क्रीन ही देखना है, तो हमारे पास थिएटर से अच्छे ऑप्शन हैं, फिल्में हैं हमारे पास। हम अभी जो बड़े प्रचलन में है कि हम बैठ के तमाम ऑनलाइन फिल्म और ये सब हम देख सकते हैं, छोटी छोटी सीरीज। लेकिन अगर रंगमंच नहीं होगा तो मुझे लगता है कि थिएटर, वो आपको बताएं, बॉलीवुड भी नहीं होगा। बहुत सारे कलाकार हैं जो कि पूरे भारत से नहीं, विश्व में हैं, जो कि बॉलीवुड में अगर आए हैं या हॉलीवुड में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो थिएटर से आए हैं। लेकिन इस समय जो आप लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, ना तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना आम पब्लिक तो खैर वो जो है ना खुद ही परेशान है। खैर हमारे साथ यहाँ पर एक साथी और हैं, अंकुर जी। लॉकडाउन आपका कैसा बीता और अभी भी चल रहा है एक दौर, उसके बारे में बताएं। बीता तो खैर क्या है कि समस्या ये हुई कि
शुरू में लगा जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो ऐसा लगा कि भाई चलो महीने 2 महीने के बाद है, आदमी निपट जाएगी चीज़ें। लेकिन वो महीने 2 महीने के बाद फिर है क्या कि देखिए मैक्सिमम लोग जो लोग मतलब थिएटर करते हैं, मतलब आजीविका जिनकी है जी जी, कि भाई उसी से वो कमा रहे हैं, वही है। तो हाँ। बहुत से रंगकर्मी पुराने हैं जो उनके अलग नौकरी भी करते थे, जी जी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको पेंशन मिल जाएगी, उनका बिजनेस है। लेकिन आज युवा बहुत से ऐसे हैं जो केवल रंगकर्म से ही अपना जीवन यापन उनकी डिपेंडेंसी इसी पर है। इसी पे है। और काम अच्छा खासा अगर आप ढंग से काम करते हैं लखनऊ रंगमंच में, आप इतना तो कमा ही सकते हैं कि अब आजीविका चला सकें, रोजी रोटी मतलब। हाँ, रोजी रोटी चला सकें। प्लस दूसरी बात यह है कि रंगमंच से आपको दूसरे सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग मिल गई, कोई शूटिंग मिल गई कहीं, तो उससे आपका काम चलता है। लेकिन हम लोग जानते हैं आपके काम से, लेकिन अगर काम ही नहीं होगा तो फिर ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये जो मतलब ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे थिएटर दिखाने वाली बात है, दुनियादारी भाई सब ठीक है, लेकिन टेक्निकली थिएटर एक लाइव आर्ट है। तो लाइव आर्ट जब लाइव आमने सामने इंटरेक्ट होता है उसका मज़ा तभी होता है। और कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ कलाकारों की 2 महीने 3 महीने मदद करी, लेकिन कब तक करेगा? कोई उसकी भी अपनी एक वो है और मजबूरी घर है। बैठे काम नहीं कर पाना, इनकम नहीं होना, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में। अच्छा, मेरा एक सवाल था आप लोगों से, क्योंकि मैं भी आप लोगों को कई वर्षों से देखता आया हूँ। आइए आगे बात करते हैं इस पर। मेरा ये कहना था कि अभी तक इतने दिन बीत गए, आप लोगों को क्या कहीं किसी तरफ से संस्कृति विभाग से या जो भी हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है, क्या कुछ ऐसा अभी तक कोई रणनीति है कि जो कलाकार हैं जो अब हम साफ साफ कहें तो भूखमरी पर आ चुके हैं? अगर आप लोगों को इस बात का बुरा ना लगे, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। अब आपको नहीं लगता है कि क्या? अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और था, क्या कोई संगठन है जो कि आपकी बात वहाँ तक लेकर के जाता हो? क्या आपसे कभी कुछ इस बीच कुछ बातचीत हुई? देखिए, एसोसिएशन तो यहाँ पे बनी है और उसमें से एक एसोसिएशन ने कुछ कलाकारों की मदद भी करी 2 महीने 3 महीने तक। और बात जो है ऊपर प्रशासन तक भी शायद पहुँचाई है, कुछ लेटर वेटर लिखा गया है उनको, लेकिन उधर से कोई कार्रवाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम एक खराब बात ये लगती है कि सरकार एग्रीकल्चर की बात तो करती है लेकिन कल्चर की बात नहीं करती है। और दूसरी एक बात ये भी है कि बीच में एक मुहिम चली कि सुने साज सुने सरकार करके, लेकिन वो हमारे शहर के कुछ रंगकर्मी के अंदर से अगर जिजीविषा नहीं ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, अगर जब तक इस तरफ अप्रोच नहीं होगा, सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, जिम्मेदारी हर उस आर्टिस्ट की है जो इस विधा से जुड़ा हुआ है। कि अगर आपको अंदर से कोजिनेस नहीं हो रही है कि नहीं मुझे ये काम, मुझे रिहर्सल्स करनी है या मुझे करना है, मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, तब तक जो है थोड़ी सी मतलब इसमें लापरवाही गवर्नमेंट की तरफ से है, बिल्कुल है, ये बात मैं कहता हूँ, मानता हूँ ये बात। और सबसे बड़ी बात कि अगर गवर्नमेंट तक आशुतोष जी आप हमारी बात पहुँचा सकें, वो ये है कि आप कोई ऐसी नीति बनाइए, कि अभी तो नहीं, अभी तो जो होना है वो हो रहा है, अगर आगे भविष्य में किसी तरह का ऐसे आर्ट के ऊपर कोई संकट आता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट विचार जरूर करे। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे पता है एज ए जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम भी किया है, लोगों को सहायता भी दी, लेकिन क्या है ना कि कलाकार अक्सर मैं देखता रहता हूँ, उस पर ध्यान सिर्फ उसी समय जाता है कि कोई दौरा हुआ, वहाँ हो गए भाई कलाकार का, चलो 1000। लेकिन जो एक आजीविका की बात है, इस समय जो एक संकट काल चल रहा है, अगर मैं सिर्फ लखनऊ की बात नहीं, बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो वाकई में, मुझे भी पर्सनली मैसेज भी आते रहे कि भैया स्थिति बहुत ख़राब है, ये है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने। आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब आपके जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पहल शुरू हुई थी अभी तक? पहल तो हम ये नहीं कह सकते शुरू हुई थी, हाँ, मतलब एसोसिएशंस में कुछ ऐसे हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने लोगों की हेल्प करी। पहले उन्होंने बताया कि हमारे कुछ कलाकार हैं, लेकिन एसोसिएशन क्या है कि एक सीमित दायरे में था। अच्छा, वो भी उसी की कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। बिल्कुल है। अगर आप हमारी बात करें, जैसे लोक विधा से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, गाँव से आते हैं, अगर यहाँ पे कोई किसी मंत्री का दौरा हुआ तो उसको बुलाएंगे, वो यहाँ पे गाना गाएगा, बजाएगा, चला जाएगा, तब तक वो ठीक है, लेकिन उसके बाद तक कुछ नहीं। 2-2.5 हज़ार में उसका काम निपट गया। हाँ, 2-2.5 हज़ार उसका भविष्य नहीं है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल ये अच्छा, सरकार से अगर हम पूछें कि एज ए आर्टिस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ को आप लोग काफ़ी दिनों से देश दुनिया में दिखा रहे हैं, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? अगर सरकार आपकी बात पे कुछ सोचती भी है तो आप क्या बताना चाहते हो उनको कि वो किस बातों पे ध्यान दे, कैसे लोगों को वो चयन करे? क्योंकि भाई आर्टिस्ट तो ऐसे देखा जाएगा, फिर हर आदमी कहे कि
कि मैं भी हूँ, लेकिन क्या इसका एक दायरा है, आप कुछ इसके बारे में बताइए। क्राइटेरिया देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक अलग बात में जोड़ के बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि केवल खाना खा, जैसे भुखमरी है कि आदमी केवल खाना खा ले रहा है, केवल वही एक मकसद नहीं है भाई। अगर नहीं भी कमाई है तो आदमी भाई से मांग के खा लेगा, पड़ोसी से मांग के खा लेगा, जब तक हो सकता है। थोड़ी बहुत बचत होती है, रोटी सब्जी तो चल जाती है, ठीक भाई, आदमी एक रोटी कम खाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कलात्मक जो वो होता है ना चीज़, विरेचन, कलात्मक विरेचन कहते हैं, तो वो अंदर पलता रहता है कि अभी 6 महीने से आपने कोई काम नहीं किया, दिमाग में कहता है यार कुछ तो करूँ, कितना भी पढ़ सकते हो आप, लिख लोगे, लेकिन चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, प्रदर्शन करा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रदर्शन करने की कोशिश करोगे। तो 4 लोग और आपको देखें, वो एक इंथ्यूजियाज्म होता है हर कलाकार के अंदर। दूसरी बात ये कि हाँ, मेरे जो अगर इस कलाकारों के लिए जो मैं कहूँगा कि सरकार करे, तो सरकार मैं चाहूँगा कि कम से कम एक आयोग या ऐसी कोई जो अभी तक बना नहीं है, हाँ, जो सीधे डायरेक्ट कंसर्न करे, हाँ कलाकारों को इसकी आवश्यकता है, और उसमें क्राइटेरिया कम से कम ये होना चाहिए कि आपकी जो भी कला, चाहे आप वादन कला से जुड़े हो, नृत्य से जुड़े हो, अभिनय से जुड़े हो, लोक कला से जुड़े हो, आपका एक परफॉर्मेंस हो, उस आधार पे आपको एक कैटेगराइज करा जाए ABCD के हिसाब से, ताकि कम से कम हाँ आप वाकई कलाकार हैं, कि खाली साल में एक बार आपने मंच पे आके नाटक कर दिया तो आप कलाकार हो गए। जो रेगुलर आर्टिस्ट उसके लिए कह रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये जो एसने है, ये जो हमारे पीछे इसकी बड़ी सी बिल्डिंग है, एसने का मतलब क्या है अभी तक पूरा? मतलब आप लोग सिर्फ रिहर्सल करना या इसके पीछे कुछ है क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ नीतियाँ तो थी ऐसे नहीं, जैसे रसमंच की एक नीति, जिसमें आपको मंच दे दिया जाता था, आप नाटक कर लीजिए। लेकिन नाटक करने के केवल मंच का ही खर्चा नहीं है। अब जैसे ओपन एयर की बात हो रही है कि किससे, लेकिन ओपन एयर में आप ओपन एयर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए साउंड की व्यवस्था कैसे करेंगे, लाइट की व्यवस्था, खर्चा आएगा ना, खर्चा आएगा, वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। प्लस उसमें अब जैसे DM परमिशन लगती है हर नाटक के लिए, तो DM परमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? आइए जी हाँ, आप अपनी बात को आप DM परमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा भाई, ये भी तो पता चलना चाहिए ना भाई। पुरानी तरह नहीं कि पहले SDM से कराया, फिर थाने गए, फिर कोतवाली गए, फिर फायर परमिशन कराई, तो उसमें क्राइटेरिया भाई अगर केवल 100 लोग आ सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके लिए भाई DM ने क्या निर्देश दिए हैं परमिशन के लिए, उसके बारे में भी अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। और मतलब एक धुंधली सी लाइन है जो आपको दिखा दी गई है, बस के और 100 लोगों को लेके, और ओपन एयर आपके लिए ओपन कर दिए गए हैं, और आप उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। क्या DM के जो परमिशंस के फॉर्मेट्स हैं, क्या वो वही हैं या चेंज हुए हैं? 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था हमको कैसे करनी है, मतलब इस तरह का कोई भी किसी तरह का। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग जब रेगुलर बेस पे थे, कोरोना और लॉकडाउन के पहले, मार्च से पहले, तो लखनऊ का जो एक थिएटर आर्टिस्ट है, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे जिससे भी से हो, जिस विधा से हो, उसकी क्या कमाई होती होगी? देखिए, निर्भर करता था। जैसे एक शो है, मान लीजिए, देखिए मिल्ताना क्या है, अलग अलग, हाँ, ये कलाकार के हिसाब से निर्भर करता है। वही मैं कह रहा हूं। जैसे अब मुझे काम करते 16-17 साल हो गए, और लगभग लखनऊ के सभी निर्देशकों के साथ काम किया मैंने, सभी संस्थाओं। तो अब मेरा क्राइटेरिया सेट है, मुझे मालूम है कि मुझे 5000 से 6000 रुपये एक प्ले का लेना है, और आदमी दे देता है। महीने में लगभग कितने प्ले हो जाते हैं इसमें? भाई कम से कम 2 प्ले 3 प्ले, तो 2 प्ले तो हो ही जाते हैं। प्लस मैं संगीत का काम भी करता हूँ, संगीत मतलब म्यूजिक ऑपरेशन का, तो म्यूजिक ऑपरेशन में डेली जाने की जरूरत नहीं है, तो भाई 4 शो ऐसे हो जाते हैं जो म्यूजिक कर लिया। मतलब ये महीने का 20-25 हज़ार आपने कहा कि मतलब केवल रंगमंच से 15 से 20 हज़ार मिल जाता है, रंगमंच से हो जाता है। मतलब ये है कि आपकी जीविका थोड़ी बहुत चलने लायक हो जाती है। बाकी फिल्में हैं, लोग हैं आते। अच्छा, इस समय फिल्में भी सब बंद हैं, सब बंद है, डबिंग रिकॉर्डिंग सब बंद है। जी। मतलब खाली थिएटर से अगर कोई ये कहे कि हम थिएटर से कमा लेते हैं, तो नहीं। आपको थिएटर जो सिखाता है, आप उस सीखी हुई चीजों का यूज आशुतोष भाई दूसरी जगह करते हैं, तो आपकी आजीविका अच्छे से और चल जाती है। आप डबिंग कर लेते हैं, आप नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं, आप किसी इवेंट में जाके काम कर लेते हैं, क्योंकि सब आपको सिखाए तो थिएटर नहीं है ना। अच्छा, तो इतने दिनों जब से ये लॉकडाउन और कोरोना है, इतने दिनों आपकी जीविका कैसे चली? आप भी फ्रेंकली बताएं। देखिए, शुरुआत में मतलब आपने भी उधारी जरूर ली होगी। बिल्कुल, हमारी सेविंग्स की बैंड बच चुकी है भाई, और मतलब अकाउंट से पैसे नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। मतलब क्यों 3-4 महीने, मतलब जो हमारे जैसा आर्टिस्ट है, भाई जैसा आर्टिस्ट, जो घर पे बैठता ही ना हो, जो मतलब सुबह उठा रिहर्सल, फिर दोपहर में रिहर्सल, फिर शाम को रिहर्सल, फिर अपना काम और ये वो, जिसका ये पूरा चल रहा हो, प्रोसीजर एक चल रहा हो, पूरा एक मतलब एनर्जी से भरा हुआ दिन रहता हो, और वो उसको एकदम से बंद कर दिया जाए, घर में कहा दिया जाए कि सब बंद, कोई काम नहीं होगा। ठीक है, मजबूरी है, मैं समझता हूँ कोरोना, और बेसिकली कि सोशल
मतलब सोशल डिस्टेंस की जगह अगर इसको फिजिकल डिस्टेंस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप अगर ये बात किसी भी तरह से नहीं, शुरुआत में मार्च में तो लगा कि चलो ठीक हो जाएगा। जी। तो अब अप्रैल बीत गया, जब जिस समय लॉकडाउन उस समय मेरे 3 प्रोडक्शन चल रहे हैं। जी। रिहर्सल सवेरे दोपहर शाम 3 में कर रहा था। जी। है ना, अचानक से रिहर्सल बंद हो गई। एक जगह से उन्होंने पैसे एडवांस भी दे दिए थे, कुछ नाटक शुरू होने से रिहर्सल शुरू होने से पहले, चलो आने जाने खर्चा हो जाएगा, कन्वेंस हो जाएगा। जी। तो अब वो पैसे भी अभी उनको वापस हमने नहीं किए हैं। वो कुल मिला की स्थिति बहुत दर्दनाक है, बहुत ज्यादा। मैं एक शब्द एक लाइन में कहना चाहूँ बहुत ज्यादा। तो ये हमारे साथ लखनऊ में आर्टिस्ट हैं, नीतीश जी हैं और अंकुर जी हैं। खैर, सरकार का दोष इसमें इतना ही है कि जिन लोगों को खासकर उत्तर प्रदेश की टीम 11 को, जिसके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का दारोमदार है, जो रणनीतियां बना रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इन लखनऊ के कलाकारों को ज़रूर आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मेरा उनसे ये कहना है कि इन कलाकारों को अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे भारत में जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो जिस भी राज्य में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे जहाँ हो, कहीं ना कहीं ये कलाकारों के लिए एक ऐसा दौर आया है कि ये आखिर जाएं तो ये कहाँ जाएं, बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार ने पैकेट्स बांटे हैं, दवाई बांटी है, बहुत सारी व्यवस्था करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, इनके पास ना तो कुछ सैलरी आती थी, पहले नहीं आती थी ना, तो अब तो खैर है ही नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत गलत हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया वेब, ऐसी ही कुछ समस्याओं को लेकर के हम फिर से आएंगे। ये मेन गेट है, संत गाडगे जी महाराज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रेक्षागृह है। इसमें लखनऊ रंगमंच को दिखता रहता है अक्सर, और लखनऊ ही नहीं, यहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट विश्व स्तर के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों आते रहे हों, लेकिन आज इन कलाकारों की जो स्थिति है वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। और मुझे लगता है अगर इस पर जल्दी से जल्दी कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो ये लखनऊ के साथ साथ कई सारे कलाकारों के लिए बहुत दुखदायी होगा। आप देख रहे हैं इंडिया वेव, जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। देखते रहिए, धन्यवाद।